जय भोले गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम गृहिणी दोष डिस्कशन करने वाले हैं। इसमें हम गृहिणी गृहिणी के लक्षण, निदान, चिकित्सा, भेद, ये सब कुछ पढ़ने वाले हैं। गाइस, ये जो गृहिणी टॉपिक है ना, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाती हूँ जो एग्ज़ाम में आए हुए होते हैं या फिर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होते हैं। तो गाइस, गृहिणी रोग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जो गृहिणी है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि गृहिणी जो है वो है क्या। ठीक है, तो देखिए इसका श्लोक पढ़ते हैं। अग्नि अधिष्ठानम अन्नस्य ग्रहणात् गृहिणीमता नाभिर उपरि सा अग्निवलोप स्तंभ बृहता। ठीक है, क्या है कि ये अग्नि का अधिष्ठान है। अग्नि अधिष्ठानम अन्नस्य ग्रहणात्, ये अग्नि का अधिष्ठान है, अन्न का ग्रहण करती है, इसलिए इसे गृहिणी कहा है। नाभिर ऊपरी, ये नाभि के ऊपर होती है। अग्नि बलोप स्तंभ बृहताम, ये अग्नि के बल से पुष्ट होती है। ठीक है, अब इसकी अपन हिंदी पढ़ लेते हैं। ये अग्नि का आश्रय स्थल है और ये अग्नि को ग्रहण करती है, इसलिए इसे गृहिणी कहा जाता है। ये नाभि के ऊपर होती है और अग्नि के बल पर अवलंबित और उससे पुष्ट होती रहती है। यह आमाशय से न पचे हुए अन्न को धारण करती है और पके हुए अन्न को अपने पार्श्व भाग से छोड़ती है। ठीक है, जैसा कि आपने देखा है कि हाँ वो इसमें गृहिणी में जो आमाशय से अध पका हुआ अन्न आता है और जब वो पक जाता है फिर उसका मल भाग है ना पार्श्व भाग से बाहर चला जाता है। ठीक है, गृहिणी आमाशय और पक्वाशय के मध्य में स्थित होती है। ठीक है, गृहिणी में होने वाले अग्नितोष को गृहिणी रोग कहते हैं। गृहिणी में जो अग्नितोष है, ठीक है, जो अग्नि की दृष्टि होती है उसी को अपन गृहिणी रोग कहते हैं। और ये जो गृहिणी है आमाशय और पक्वाशय के मध्य में स्थित होती है। गृहिणी की प्लेस क्या है, ये कहाँ पे और लोकेटेड होती है, आमाशय और पक्वाशय के मध्य में। ठीक है, अर्श, अतिसार तथा गृहिणी, इनमें अग्निमांद होता है। हमने डिसीजेस देखे लाइक अर्श में भी ना अग्निमांद होता है, अतिसार में भी अग्निमांद होता है और गृहिणी में भी अग्निमांद होता है। तो जब इन सारे डिसीजेस में अग्निमांद हो रहा है तो ये परस्पर एक दूसरे के कारण भी बन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इन तीनों में सेम सिम्टम है, वो क्या है, अग्निमांद, सेम रीज़न है। ठीक है, तो इसीलिए अर्श के बाद गृहिणी रोग का वर्णन किया गया है चरक में। ठीक है, इसके बाद अपन क्या देख रहे हैं कि मंद अग्नि व्यापार ही गृहिणी रोग है। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि अग्नि का दोष, अग्नि की तुष्टि ही होना गृहिणी रोग है और मंद अग्नि का व्यापार जो हो रहा है वही गृहिणी रोग है। ठीक है, अब हम गृहिणी रोग के स्वरूप को पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है गाइस, गृहिणी रोग का स्वरूप कि अधस्तु पक्व आमम वा प्रवृत्तम गृहिणी गदा उच्यते सर्वमेव अन्नम प्रायो आश्य विदाहते। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि देखिए जो अपनी जठराग्नि होती है अगर वो मंद हो जाती है तो गुदा मार्ग से क्या अपक्व, ठीक है, अदस्तु अपक्व आमम वा प्रवृत्तम गृहिणी गदा, तो गृहिणी से अपक्व मल निकलता है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, जठराग्नि के मंद होने से जब गुदा मार्ग से पका हुआ या बिना पचे ही आहार अंश निकलने लगता है तो इस स्थिति को गृहिणी रोग कहते हैं। ठीक है, उच्यते सर्वमेव अन्नम प्रायो आश्य विदाहते, जिसमें क्या होता है, संपूर्ण आहार विदग्ध होकर अम्ल हो जाता है। तो गृहिणी का स्वरूप क्या है कि जठराग्नि के मंद होने से गुदा मार्ग से अपक्व अन्न या कहो पका हुआ या अपक्व, ठीक है, जो भी मल बाहर निकलता है, ऐसी स्थिति को ही हम गृहिणी रोग कहते हैं, जिसमें संपूर्ण आहार विदग्ध होकर अम्ल हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम इसके निदान पढ़ लेते हैं। तो इसके निदान में क्या लिखा हुआ है गाइस कि ये क्यों होता है। ठीक है, इसके हेतु क्या है। इसके निदान अगर अपन देखें तो भोजन ना करने से, यदि कोई व्यक्ति भोजन नहीं करता है तो उससे भी हो सकता है। अजीर्ण अगर है किसी को तो उससे हो सकता है। अधिक बार या अधिक मात्रा में भोजन करने से हो सकता है। विषम प्रकार के भोजन करने से हो सकता है। अधिक भारी, अधिक शीत भोजन करने से हो सकता है। और जो आहार विहार अग्नि को मंद करें उससे हो सकता है। तो गाइस, निदान आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगा के, कि देखो ऐसे आहार और विहार जो अग्नि को मंद करें वो किसके निदान हैं, वो गृहिणी के निदान है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सारे जो निदान हैं भोजन वाले लिखे हैं कि भाई ठीक है, भोजन ना करने से। ठीक है, एक तो कि हमने भोजन ही नहीं किया, ठीक है, भोजन ना करने से। दूसरा, भोजन अधिक मात्रा में करने से, बार बार करने से। ठीक है, तीसरा, विषम प्रकार के भोजन करने से। ठीक है,
विषम प्रकार के भोजन करने से। चौथा, अधिक भारी और अधिक शीत भोजन करने से। तो अधिक भारी और अधिक शीत भोजन कर लिया तो क्या अजीर्ण होने की संभावना है, तो अजीर्ण से भी इसके चांसेस होते हैं ग्रहणी दोष होने के। ठीक है, इसके बाद हम इसके पूर्व रूप पढ़ेंगे। ठीक है, तो गाइस पूर्व रूप में क्या लिखा हुआ है कि प्यास, आलस्य, बलहानि, खाए हुए अन्न में विदा, देर से पचना, शरीर में भारीपन अनुभव होना, ये सब क्या है, ये सब पूर्व रूप है ग्रहणी रोग के। तो हम इसको कैसे समझेंगे, देखिए लाइक किसी को ग्रहणी रोग होने वाला है तो उसकी बॉडी में मंदाग्नि तो हो चुकी है ना, ठीक है, तभी उसको ये लक्षण आ रहे हैं, पूर्व रूप उसको आ रहा है सबसे पहला लक्षण। ठीक है, सबसे पहले रूप लक्षणों की उत्पत्ति से पहले पूर्व रूप आते हैं। ठीक है, तो देखो अगर उसकी अग्निमांद है, ठीक है, अग्निमांद है तो क्या हो रहा होगा, उसका मल का जो निष्कासन है इसमें कैसे होता है, कभी पतला होता है, ठीक है, कभी बंधा हुआ होता है। सपोज अगर उसको पतला हो रहा है, लिक्विडी हो रहा है, तो उसके जो इम्पोर्टेंट मिनरल्स हैं वो लीच आउट हो जाएंगे, है ना, क्यों, क्योंकि अग्निमंद है, पाचन तो हो नहीं रहा है। ठीक है, तो बॉडी में मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन तो हो नहीं रहा है, वो तो लीच आउट हो रहा है। ठीक है, तो अब जब मिनरल्स का लीच आउट होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको प्यास लगेगी। ठीक है, तो इसमें प्यास लगती है, आलस्य आता है, हाँ, क्योंकि देखो उसकी शरीर में कोई मतलब उसका खाना पच नहीं रहा है। ठीक है, खाना पच नहीं रहा है तो उसके पास एनर्जी नहीं है कुछ भी करने के लिए, तो उसको ऐसा लगेगा, आलसी आएगी कि हाँ बैठे रहते हैं ऐसा। ठीक है, आलस्य आएगा, बल की हानि होगी उसके। ठीक है, जैसा कि हमने बताया कि खाना उसका पच नहीं रहा है ना, अग्निमांद है, बल की हानि होगी, खाए हुए अन्न में विदा होगा, भाई हाँ, खाना खाया हुआ जो अन्न है विदग्ध होगा, विदा होगा, क्योंकि उसमें इतनी उसकी जठराग्नि स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो पाचन कर पाए। ठीक है, और अगर तो या तो विदा हो जाएगा या हो सकता है चलो पच भी रहा है तो देर से पाचन हो। ठीक है, तो इसकी वजह से उसको शरीर में भारीपन होता है कि थका रहता है, उसको कभी चलने फिरने की इच्छा नहीं होती, उसको ऐसा लगता है मेरा शरीर मतलब बहुत भारी है, मेरे को उठने में ही कष्ट हो रहा है। ठीक है, तो वो आराम से लेट रहना पसंद करता है, तो शरीर में भारीपन का अनुभव होना, तो ये सारे ग्रहणी के पूर्व रूप हैं। इसके बाद हम इसके भेद पढ़ेंगे। तो इसके भेद जो है ना वो आचार्यों ने 4 प्रकार के माने हैं, वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज। ठीक है, और जो इसके अन्य भेद हैं वो हैं 2, स्वतंत्र और परतंत्र। स्वतंत्र वाली कंडीशन में क्या है कि बिना अतिसार के उत्पन्न होना, मतलब ग्रहणी तो है पर उसको अतिसार नहीं हो रहा, बिना अतिसार के उसको ग्रहणी रोग है। और परतंत्र में क्या है कि उसको अतिसार के बाद ये ग्रहणी रोग उत्पन्न हुआ, मतलब उसको पहले अतिसार हुआ फिर उसके बाद ग्रहणी रोग हुआ। अब अवस्था भेद से देखें तो अवस्था भेद से ये 3 प्रकार का होता है। ठीक है, जिसका निमोनिक है गैस। ठीक है, तो जी फॉर घटियंत्र ग्रहणी, ए फॉर ओम ग्रहणी और एस फॉर संग्रह ग्रहणी। ठीक है, तो ये 3 प्रकार का होता है अवस्था भेद से। इसके बाद गाइस हम इसके लक्षण देखेंगे। ठीक है, अब इसके लक्षण में क्या लिखा हुआ है कि रोगी जो रोगी है वो कभी पतला, ठीक है, कभी बंधा हुआ, ठीक है, और कभी केवल द्रव, ठीक है, कभी पतला कभी बंधा हुआ और कभी केवल द्रव्य जैसा क्या करता है, मल त्याग करता है। ठीक है, उसको प्यास लगती है, अर्ची होती है, उसको खाना खाने की इच्छा नहीं होती है, उसके मुख में उसको फीकापन फील होता है, उसको तमक श्वास आदि व्याधियों से मतलब कष्ट होता है। ठीक है, उसके बाद उसके हाथ पैर फूलते हैं, अस्थियों और जोड़ों में पीड़ा होने लगती है, रोगी वमन करता है एवं ज्वर उसको आ जाता है, फीवर आ जाता है, ज्वर से पीड़ित रहता है, लोहे और आम के समान, ठीक है, लोहे और आम के समान गंधयुक्त तिक्त और अम्ल डकार लेता है। ठीक है, डकार यानी कि उद्गार। ठीक है, तो लोहे और आम के समान गंधयुक्त तिक्त और अम्ल डकार लेता है, क्यों, क्योंकि उसका पाचन ढंग से नहीं हो रहा है। और आपने कभी देखा होगा कि आपकी बॉडी में आपने कुछ खाया और उसका पाचन नहीं होता है, तो ये आता ही आता है, ये कॉमन प्रॉब्लम है, ये अपन को ये सिम्टम दिख जाता है कि लोहे और आम के समान गंधयुक्त तिक्त और अम्ल डकार। इसके बाद हम इसकी चिकित्सा पढ़ेंगे। ठीक है, तो चिकित्सा इसकी अपन 3 फेज में पढ़ेंगे, सामान्य चिकित्सा, ठीक है, और उसके बाद अपन इसकी विशिष्ट चिकित्सा पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए सामान्य चिकित्सा सिद्धांत अपन सबसे पहले देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सुखोष्ण जल पिलाकर वमन कराना चाहिए। ठीक है, अब देखिए क्या है, जो अधपका मल वो अधपक्व जो अन्न है उसके बॉडी में, वो उसको वही तो उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, प्रॉब्लम कॉजिंग रीज़न तो वही है ना। तो हम क्या करेंगे, सुखोष्ण जल दे के उसको वमन करा देंगे। ठीक है, या फिर अगर सुखोष्ण जल पिलाकर वमन कराना चाहिए, या फिर हम उसको मदन फल के क्वाथ में पीपल और सरसों का चूड़ मिलाकर वमन करा देंगे। क्या करेंगे, मदन फल के क्वाथ में पीपल और सरसों के चूड़ को मिलाकर उसको वमन करा देंगे। ठीक है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसके बाद है ना एक श्लोक दिया हुआ है। ठीक है, श्लोक है, लीनम पक्वास्य अश्यम
व आप्यम श्राव्यम सदीपने शरीर अनुगते सामे रसे लंघन पाचनम। ठीक है, जब जैसे कि हमारी बॉडी में जो आम है, ठीक है, जो हमारी बॉडी में आम है पक्वाशय में, वो बहिर्गमनोन्मुख हो, ठीक है, बहिर्गमनोन्मुख ना हो, ठीक है, मतलब वो बाहर जाने की प्रवृत्ति मतलब उसका ना हो, ठीक है, जब आम बहिर्गमनोन्मुख ना हो या पक्वाशय में हो, ठीक है, या फिर वो पक्वाशय में हो, तो अग्नि दीपन द्रव्यों से युक्त विरेचन औषधों का प्रयोग कर विरेचन कराना चाहिए। ठीक है, देखिए एक तो क्या तरीका है कि हम उसको ये बमन करा के निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि जब वो आम है जो उसके पेट में और वो बहिर्गमनोन्मुख नहीं है, मतलब वो बाहर जाना की कंडीशन में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम उसको अग्नि दीपन द्रव्यों से युक्त विरेचन करा देंगे। ठीक है, विरेचन औषधियों का प्रयोग करके विरेचन करा देंगे, जिससे जो आम है वो निकल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जब अपक्व आहार रस समस्त शरीर में व्याप्त हो जाए, अपक्व आहार रस मतलब क्या, देखो अब उसको प्रोलॉन्ग बहुत समय से, बहुत टाइम से, सपोज मान लो उसकी मंदाग्नि चल रही है, ठीक है, चल रही है, तो उसकी बॉडी में अपक्व आहार रस बनेगा। ठीक है, और वो अपक्व, ये कौन सी कंडीशन है, मतलब बहुत लेट कंडीशन, किसी ने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया, ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो क्या होगा, जब अपक्व आहार रस समस्त शरीर में व्याप्त हो जाए तो लंघन कराना चाहिए। फिर हम उसको क्या कराएंगे, लंघन कराएंगे और पाचन औषधियों का प्रयोग कराना चाहिए। तो यही चीज़ इस श्लोक में लिखी हुई है कि लीनम पक्वाशयम वाप्यम श्रावम सदीपने। ठीक है, अगर अगर उसका आम जो है वो पक्वाशय में है और बहिर्गमनो उन्मुख नहीं हो रहा है, तो हम उसको क्या करेंगे, अग्नि दीपन द्रव्यों से युक्त विरेचन औषधियों का प्रयोग कराएंगे। ठीक है, और अगर अगर शरीर अनुगते सामे रसे लंघन पाचनम, ठीक है, अगर उसके शरीर में, समस्त शरीर में अपक्व रस व्याप्त हो गया है, शरीर अनुगते सामे रसे, तो हम उसको क्या करेंगे, लंघन पाचन कराएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, पहले लंघन कराएंगे, फिर पाचन औषधि द्रव्यों का प्रयोग करेंगे। इसके बाद जब वमनादि के प्रयोग से आमाशय शुद्ध हो जाए तो पंचकोल को आथे एवं लघु अन्न खिलाएं। तो हमने क्या कराया था उसको, हमने क्या अभी आगे पढ़ा था कि हमने उसको जब वमनादि के प्रयोग से आमाशय शुद्ध हो जाए तो पंचकोल ग्वाथ में लघु अन्न खिलाएं। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा था कि हमने उसको सुकोष्ण जल देकर वमन कराया, या फिर मदन आदि का क्वाथ लेके पिपीली और उसका चूर्ण मिला के उसको वमन कराया। तो वमन से जब वमन करा दिया, हमने देखा कि वमन से, उसके प्रयोग से उसका आमाशय शुद्ध हो गया है, अच्छी प्रकार से उसको वमन हो गया है, तो हम क्या करेंगे, पंचकोल क्वाथ या फिर लघु अन्न उसको खिलाएंगे। ठीक है, इसके बाद अपन विशिष्ट चिकित्सा की बात कर लेते हैं। विशिष्ट चिकित्सा में क्या है कि ये दोषों के अनुसार, जैसे कि बातस ग्रहणी की चिकित्सा बताई गई, फिर पित्तज की और फिर कफज की। ठीक है, तो अपन सबसे पहले बातस ग्रहणी की चिकित्सा देख लेते हैं। तो बातस ग्रहणी की चिकित्सा में क्या करेंगे, ये देखिए क्या करना है, घृत, सबसे पहले उसे घृत देना है, फिर निरू बस्ती देनी है, फिर विरेचन कराना है, फिर अनुवासन बस्ती देनी है। ठीक है, आप ये याद कर लीजिए कि पहले घृत देना है, फिर निरू बस्ती, फिर विरेचन और फिर अनुवासन बस्ती। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, दीपनेगढ़ की औषधि सिद्ध घृत या इनका चूर्ण मिला हुआ घृत का पान कराएंगे। दीपनेगढ़ की औषधि से सिद्ध घृत देंगे, दीपनेगढ़ की औषधियों से सिद्ध घृत देखिए या उनके चूर्ण से मिले हुए घृत का पान कराएंगे। ठीक है, इसके बाद दूसरा पॉइंट है निरूबस्ती। तो निरूबस्ती में क्या करेंगे, घृत पान तो अपन करा चुके हैं। ठीक है, घृत पान के बाद यदि रोगी के मल मूत्र अपान वायु में रुकावट हो, हमने घृत पान करा दिया है, ठीक है, फिर भी हम देख रहे हैं कि रोगी के जो मल मूत्र है और अपान वायु है वो नहीं आ रही, उनमें ना रुकावट है। ठीक है, वायु की वजह से उनमें रुकावट है, तो हम क्या करेंगे, घी पिलाकर स्नेहन करके, ठीक है, उसको घी पिलाकर उसका स्नेहन करके स्वेदन करने के बाद उसको निरूबस। थर्ड पॉइंट है विरेचन। ठीक है, फिर उसको अपन विरेचन कराएंगे, फिर अनुवासन बस्ती दे देंगे। ठीक है, उसमें घृत कौन सा यूज़ किया, जो उसको घृत पिलाया था वो कौन सा घृत मतलब कौन कौन से घृत यूज़ किए थे। तो देखिए इसको अपन, इसके याद करने की ट्रिक है टीपीटी। ठीक है, डी फॉर दशमूलाद घृत, ठीक है, और पी फॉर पंचमूलाद घृत और टी फॉर त्रिशनाद घृत। इसके बाद अपन चूर्ण की बात कर लें तो चूर्ण की जो ट्रिक है वो है पीएम चित्त। ठीक है, पी फॉर पिपल्यादि चूर्ण और पी फॉर पंचमूलाद चूर्ण। ठीक है, और फिर एम फॉर मरीचा चूर्ण और चा फॉर चित्रकादि बटी। ठीक है, इसके बाद हम पित्तस ग्रहणी की बात करेंगे। तो पित्तस ग्रहणी में क्या लिखा हुआ है कि जब ये ज्ञात हो जाए कि पित्त अपने स्थान में स्थित है और वह बहिर्गमनोन्मुख है, ठीक है, पित्त अपने स्थान में है और वो बाहर जाने के लिए उन्मुख है तथा अग्नि को शांत कर रहा है, और अग्नि को क्या कर रहा है, वो शांत कर रहा है, तो उसे विरेचन द्वारा या वमन द्वारा निकाल देना चाहिए। ठीक है, तो इसमें कौन सी औषधि का अपन यूज़ करेंगे, तो देखो इसकी ट्रिक है, कल रात चंदन ने बच्चे को भूनाग से बचाया, कल रात चंदन ने बच्चे को भूनाग से बचाया। ठीक है, तो कल रात मतलब किरात आदि चूर्ण, चंदन मतलब चंदनाद घृत, ठीक है,
बच्चे, ठीक है, बच्चे मतलब बचादी चूर्ण, और भूनाग मतलब भूनिम्बादी चूर्ण, ठीक है। इसके बाद अपन कफज ग्रहणी की चिकित्सा करेंगे। तो कफज ग्रहणी में रोगी को वमन कराना चाहिए। अब देखो, आपको पता है कि कफज ग्रहणी कफ की अधिकता से होती है, और कफ का जो उत्तम चिकित्सा है वो वमन है, ठीक है। तो कफज ग्रहणी में रोगी को वमन कराना चाहिए, और कटु अम्ल लवण और क्षार पदार्थों का, कटु अम्ल लवण, ठीक है, कटु अम्ल लवण और क्षार पदार्थों का प्रयोग कराकर उसकी अग्नि को प्रवृत्त करा देना चाहिए। क्या कराएंगे, पहले हम उसको वमन कराएंगे, मतलब उसके कफ का निवारण कर लेंगे। फिर कटु अम्ल लवण क्षार पदार्थों का प्रयोग कराकर हम क्या करेंगे, उसकी अग्नि को वर्धन बढ़ाने या अग्नि को प्रदीप्त करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसमें क्या क्या औषधि यूज़ होंगी, तो देखिए इसमें इसकी औषधि की जो ट्रिक है वो है कि हरी दूर पीली भू पर भाग गया। जो हरी था, जो बंदा था हरी, वो दूर पीली भू पर भाग गया, ठीक है। तो देखो, हरी फॉर हरिद्रादि क्षार, पीली फॉर पिपीली मूलाद क्षार, ठीक है। भू फॉर भल्लातक क्षार, ठीक है। भू निम्बादी क्षार, ठीक है। भू भू फॉर भू निम्बादी क्षार, और भागा फॉर भल्लातक, ठीक है। और दूर भागा था तो दुराल भादी क्षार, ठीक है। तो गाइज ये था ऑल अबाउट द गृहिणी टॉपिक, ठीक है। जो मैंने इसमें श्लोक मेंशन किए हैं, आप उनको याद करके उसमें अगर एग्ज़ाम में लिखते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा पांडु और कामला। ये 15 चैप्टर है चरक चिकित्सा का, ठीक है। इसके बाद हम पांडु और कामला पढ़ेंगे, जो कि 16 चैप्टर है। सो गाइज़, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, जिससे कि आपको हमारी वीडियोज़ की सारी नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।